Hello everyone, my name is Ritesh Shingla. I welcome all of you to another lecture of our comprehensive core course TL analysis. So in the previous lectures, we have studied about infinite series and we will continue our discussion on that. But before proceeding further, as our custom, let us briefly recall what we have studied in our previous lectures. So in the last lecture, we have talked about infinite series, how infinite series looks like. Then in infinite series we have talked for sequence of partial sums. Then we have seen some example, for example constant series, series 1 upon n, series 1 upon n square, and geometric series, and series minus 1 to the power n. ये सब सीरीज के एग्जाम्पल देखे थे। और लास्ट क्लास में हमने एक देखा था जनरल टर्म टेस्ट, राइट। जनरल टर्म टेस्ट ये क्या कहते हैं, अगर सिग्मा एन कन्वर्ज कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो nth टर्म है वो जीरो पे कन्वर्ट करना चाहिए। एक हमने ग्रुपिंग ऑफ सीरीज देखी थी, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। इसके तीन पार्ट थे, तीन अलग अलग कंक्लूजन थे। अगर एन कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब एवरी ग्रुपिंग विल कन्वर्ज, ग्रुपिंग विल कन्वर्ज। दूसरा देखा था कि अगर सम ग्रुपिंग डाइवर्ज इंप्लाइज सीरीज डाइवर्ज। अगर कोई भी एक ग्रुपिंग मिलती है जो डाइवर्ज कर रही है तो ओरिजिनल सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। इसका हमने एग्जांपल भी देखा था कि जहाँ पे इसको हमने कौन सा एग्जांपल से प्रूव किया था, समेशन 1 अपॉन n। और जो थर्ड था वो क्या कह रहा है कि सिग्मा an diverges then also some grouping of sigma an may converge। ठीक है, इसका हमने एग्जांपल देखा था -1 की पावर n वाले से, कि अगर -1 की पावर n हम जानते हैं कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है, बट उसकी एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग हमने फाइंड की थी जो कि कन्वर्जेंट थी। ठीक है, तो इसके अलावा एक और रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में बात की थी, वो था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट ये क्या कहता है कि अगर समेशन ए एन और समेशन बी एन दो नॉन नेगेटिव सीरीज है, टू नॉन नेगेटिव सीरीज सच डेट जो ए एन है nth टर्म है दोनों की वो ये पैटर्न फॉलो कर रही है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। मतलब अगर कुछ इनिशियल टर्म्स को मैं अगर इग्नोर करना चाहूं तो उसके अलावा जो बाकी टर्म्स बच चुकी है वो ये वाला पैटर्न अगर फॉलो कर रही है तो हम क्या कहते हैं, इफ समेशन बी एन कन्वर्ज, अगर राइट हैंड साइड कन्वर्ज कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ज करती है। और इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्ज कर रही है तो राइट हैंड साइड डाइवर्ज करेगी। तो दोनों के दोनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। उसके बाद हमने लिमिट कंपैरिजन देखा था। लिमिट कंपैरिजन में हमने क्या देखा था कि अगर लिमिट ए एन अपॉन बी एन अगर आर है तो इसमें तीन केस थे, जीरो लेस देन आर लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। दूसरा था कि अगर आर जीरो है
तो Bn converge implies An converge। और इसका सी पार्ट था, अगर R इन्फिनिटी आ जाता है तो Bn डाइवर्ज implies An डाइवर्ज। ठीक है, तो ये सब कुछ हम हमारे इन्फिनिट सीरीज के जो पुराने 2 लेक्चर्स है उसमें देख चुके हैं। आज हम जो 2-3 टेस्ट और है सीरीज की कन्वर्जेंस को लेके, नॉन नेगेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस को लेके इन पर्टिकुलर, उनको डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 टेस्ट है। पहला टेस्ट है हमारा इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट ये क्या कहता है, इफ summation an is some non-negative series, some non-negative series and जो सीक्वेंस an है वो डिक्रीजिंग है, से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, जो सीक्वेंस an है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, सर्टेन n के बाद, मतलब हो सकता है जैसे 1 2 3 4 जा रहा था, उसके बाद ड्रेस्टिकली डिक्रीज होता जा रहा है, तो भी हम जानते हैं कि फाइनाइट टर्म्स का सम तो फाइनाइट ही होता है। तो मोर और लेस हम कंसर्न होते हैं कि जो टेल ऑफ ए सीरीज हुई या टेल ऑफ ए सीक्वेंस हुई उसके बारे में हम कंसर्न है मेनली, राइट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि अगर समेशन an कोई भी नॉन नेगेटिव सीरीज है जो कुछ टर्म्स को छोड़ दें इनिशियल की, तो उसके बाद एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह बिहेव कर रही है उसकी हर टर्म, एंड an इज इक्वल टू, जो a ऑफ n है वो f ऑफ n है फॉर सम फंक्शन, और आई शुड राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f ऑन n नॉट कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, कि जो an है वो f ऑफ n है, देन summation an converges if and only if इंटीग्रल fx dx कहां से, n नोट से इंफिनिटी, कन्वर्जेस। देखिए सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी थी a1 a2 an, ठीक है, तो आप एक मान लीजिए रिकर्सिव सीक्वेंस दे रखी है, फॉर एग्जांपल से an को आपको 1/n+1 दे रखा है, फॉर द टाइमिंग आप ये एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं कि an को 1/n+1 दे रखा है, तो बेसिकली अगर मैं fx को 1/x+1 मान लूं, तो जो f ऑफ n है वो an के इक्वल है फॉर ऑल n नेचुरल नंबर, राइट। तो f ऑफ x ही हो गया आपका 1/x+1 आ जाता है आपका, मानते हैं ये बात। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, राइट, ये हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं सीक्वेंस के अंदर। तो थ्योरम क्या कह रही है कि समेशन 1/n+1 विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल 1/x+1 कहां से कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक कन्वर्ज। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये समझिए कि आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, कोई भी एक सीरीज दे रखी है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है सपोज कीजिए। तो अगर डिक्रीजिंग टाइप की सीक्वेंस आपको दी हुई है तो आप वहां पे ये चीज बड़े प्यार से उसको एक फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि रिकर्सिव रिलेशन ही दिया होता है सीरीज के अंदर मोर और लेस। तो अगर आपको कोई रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है तो आप बड़े प्यार से उस चीज को एक इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन निकालना रिलेटिवली इजी हो जाता है कभी कभार, आई एम नॉट सेइंग हमेशा, बट ये बस वो आपका हिट एंड ट्रायल है कि आप क्वेश्चन देख के आपको अज्यूम करना पड़ेगा, या फिर आपको, मैं कहूँ कि आपको इस चीज के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा टेस्ट लगेगा, इंटीग्रल टेस्ट लगेगा या फिर अभी हम आने वाले टाइम में रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे वो लगाना है, या रेबिस टेस्ट है वो लगाना है। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे
उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को देख के सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ summation n upon n square plus 10 and running from 1 to infinity। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग ही है, क्योंकि अगर मैं इसमें fx को x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 ले लूंगा तो जो f प्राइम x है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बहुत इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 के बाद ये जो हमारी टर्म थी ये डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यानी कि ये जो हमारी इनिशियल सीक्वेंस थी वो इवेंचुअली क्या कर रही है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समेशन, आप इसको n इज इक्वल टू 1 से 3 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 10 को तो अलग लिख लीजिए, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 से इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 10 को अलग लिख लीजिए। ये तो क्या एक फाइनाइट नंबर है, कोई टेंशन ही नहीं है इसकी तो। ठीक है, तो बेसिकली हमें किसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, जो दूसरी चीज बच गई है, राइट। बेसिकली दैट इज वी नीड टू चेक whether summation n running from 4 to infinity n upon n square plus 10 converges or not। यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 4 ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 4 के बाद जो सीरीज है वो क्या है, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं इन पर्टिकुलर 4 की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये कन्वर्ज कब करेगी, इफ एंड ओनली इंटीग्रेशन 4 से इंफिनिटी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 dx कन्वर्जिस। ये कन्वर्ज कर रहे हैं नहीं, हमें ये देखना है। तो बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन था इस सीरीज को कन्वर्ज या डाइवर्ज देखने के लिए, वो आपका रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे कि भाई ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 4 टू इंफिनिटी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 dx। 2 यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 से इंफिनिटी। आप जानते ही इंफिनिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 dx 4 से इंफिनिटी डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो जो ये समेशन था n अपॉन n स्क्वायर प्लस 10 dx, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर ये सम डाइवर्स कर रहा है तो इसमें अगर आप कुछ टर्म्स ऐड भी कर देंगे तो वो भी डाइवर्ज ही करेगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट कैसे लगाया। भैया एक फंक्शन दिया हुआ था, रिकर्सिव टाइप दिख रहा था, भाई वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो मैंने उसको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन से मैप करवा दिया। कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग था, तो मेरी इंटीग्रल टेस्ट वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब बस मुझे इंटीग्रेशन निकालना था। अगर इंटीग्रेशन मेरा कन्वर्ज कर रहा है, इंटीग्रेशन कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है इंटीग्रेशन तो मेरी पूरी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, नहीं आ रहा तो पूरी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसकी एक करोलरी है, या फिर उसको स्पेशल एक टेस्ट की तरह ही लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। ये क्या है, समेशन 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जिस इफ p is strictly greater than 1। प्लीज नोट यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और डाइवर्ज करता है इफ 0 is less than p less than equal to 1। ठीक है, कि अगर p आपका, ओके सॉरी,
यहाँ पे मैं p लेस देन इक्वल टू 1 ही कर सकता हूँ इन पर्टिकुलर, क्योंकि अगर p नेगेटिव हो जाएगा तो ऑल दो 1/n की पावर p आपका इन्फिनिटी की तरफ वैसे ही जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका अगर मैं प्रूफ देखना चाहूँ तो इसमें केस 1 बना लीजिए आप, p इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर p लेस देन इक्वल टू 0 है तो 1/n की पावर p कभी भी 0 पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 1/n की पावर p कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं है, हमने जनरल एम टेस्ट लगाया, क्योंकि देखिए p की वैल्यू नेगेटिव है, मान लीजिए -1 है, तो वो ये हो जाएगा 1/n की पावर -1 से p इज इक्वल टू -1, तो 1/n की पावर p क्या हो जाएगा, 1/n की पावर -1 वो हो जाएगा n, और जो n है वो तो इन्फिनिटी पे जाता है हमेशा, एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो जो आपकी mth टर्म है वो ही 0 पे नहीं जा रही। अगर p को मैं 0 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/n की पावर 0 वो हो जाएगा समेशन 1, वो भी क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है, 1 इज नॉट गोइंग टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो वापिस से आपका जो जनरल टर्म टेस्ट था वो ही फेल हो रहा है। तो अगर p लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। अगला एक केस बना लेते हैं, केस 2, p इज इक्वल टू 1 का और देख लेते हैं। तो समेशन 1/n है, या पहले चेक कर चुके हैं, डाइवर्ज करती है, डाइवर्जिस, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज डाइवर्जेंट। हम इसको किससे प्रूव कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट या फिर ग्रुपिंग से हमने इसको प्रूव किया था, प्रूव्ड यूजिंग ग्रुपिंग। या फिर आप इसको, क्योंकि एक क्रोलरी है किसकी, इंटीग्रल टेस्ट की, उससे भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। बाकी जो केस बचता है उसमें हम देखते हैं कि इंटीग्रल वाले को कैसे यूज करना है। p को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले लीजिए और p नॉट इक्वल टू 1, पहली चीज। नाउ 1/4 सीरीज समेशन 1/n की पावर p, an मेरा क्या है 1/n की पावर p। अब 1/n की पावर p क्या होता है, अगर p आपका कोई भी नंबर है तो 1/n की पावर p क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है और डिक्रीजिंग होता है, राइट? मानते हैं इस चीज को कि 1/n की पावर p क्या होएगा, ये बेसिकली क्या है 1/n होल की पावर p। तो p की कोई भी वैल्यू ले लो आप, तो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो 1/n की पावर p, इसमें बेसिकली क्या ही करना है मुझे, सिंस p इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज n की पावर p है तो n+1 की पावर p से छोटा होगा, या फिर मैं कहूं कि 1/n+1 की पावर p 1/n की पावर p से छोटा होगा, या फिर a ऑफ n+1 आपका हमेशा a ऑफ n से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो an है वो डिक्रीजिंग है, सबसे पहली बात। ठीक है, an को मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ n, वेयर f ऑफ x क्या है मेरा 1/x की पावर p, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट? इंटीग्रल टेस्ट की क्या क्या कंडीशंस होती है, सीरीज है, उसकी जो nth टर्म है वो किससे डिफाइन होनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन से डिफाइन होनी चाहिए, दूसरी जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप ये चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीरीज की जो nth टर्म है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन से डिफाइन कर पा रहा हूं मैं, और जो मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन था वो क्या था, डिक्रीजिंग था। इससे क्या पता चला, समेशन 1/n की पावर p converges if and only if integral 1/x की पावर p 1 से infinity dx converges, राइट? इंटीग्रल टेस्ट से आप ये जानते हैं कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अब इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस देख लेते हैं।
वन अपॉन एक्स की पावर पी डी एक्स, पी 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 से इंफिनिटी एक्स की पावर माइनस पी डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस पी एक्स की पावर 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी. नाउ if p is less than 1 then 1 minus p is positive. This implies x की power 1 minus p will go to infinity as x goes to infinity. This implies 1 to infinity 1 upon x की power p dx diverges if p is less than 1. सही बात है. मैंने क्या कहा, अगर p मेरा 1 से छोटा है तो 1 माइनस पी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन्फिनिटी की कोई पॉजिटिव पावर क्या होगी, इन्फिनिटी पे ही जाएगी, तो इसलिए x की पावर 1 माइनस पी मेरा इन्फिनिटी पे जाता, यानी कि जो पूरा इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. एंड इफ p इज ग्रेटर देन 1 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तो x की पावर 1 माइनस पी कहां कन्वर्ट करेगा, 0 पे, एस x गोज टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 माइनस पी क्या है, नेगेटिव है, तो x को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 बाई एक्स से, x गोज टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स गोज टू 0, इसका मतलब 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर p dx कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1. यही आपका रिजल्ट. देखिए हमने क्या कहा था कि जो सीरीज है 1 अपॉन n की पावर p वो क्या करेगी, कन्वर्ज इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, क्या करेगी, डाइवर्ज इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1. तो ये आपकी किसकी करोलरी है, इंटीग्रल टेस्ट की करोलरी है. एक और बात, मैंने इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ की बात नहीं की, ठीक है. इसके प्रूफ की बात मैंने क्यों नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने रीमान इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है. रीमान इंटीग्रेशन बहुत बात का टॉपिक है, प्रोबेबली अभी वहां तक पहुंचने में हमें 1 से 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी हमें टोपोलॉजी ऑफ सेट पढ़ना है, फिर लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ना है, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी तक पहुंचेंगे, तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है रियल एनालिसिस में. तो इसका जो प्रूफ है कि ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज क्यों करती है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे जब हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे. तो अभी इसके प्रूफ पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता है कहीं भी कि इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ बताइए. इवन अगर आप अंडरग्रेड में हैं तो वहां पे आपको बस प्रोफेसर बता देंगे कि ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, याद कर लो, ठीक है. बट ऑफ कोर्स जब हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को बिल्कुल रिकॉल किया जाएगा कि इसका प्रूफ कैसे एग्जिस्ट करता है. अभी के लिए आपको बस इतना ही याद करना है कि अगर आपकी कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसको अगर आप एक ऐसे फंक्शन से मैप कर पा रहे हैं जो फंक्शन डिक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस है, तो सीरीज और फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, ठीक है. चलिए, इसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट और इंपॉर्टेंट आता है, वो है रेशो टेस्ट. अगेन ये वाला भी किसके लिए है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए. तो अगर समेशन ए एन इज नॉन नेगेटिव सीरीज, अगर समेशन ए एन आपकी नॉन नेगेटिव सीरीज है एंड लिमिट n goes to infinity an plus 1 upon an is equal to l है, देन क्या बात हो सकती है, या तो l मेरा लेस देन 1 हो सकता है, या l मेरा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या l मेरा इक्वल टू 1 हो सकता है. अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है. अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट. अगर l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज होगी मेरी डाइवर्जेंट, और अगर l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल कर देता है आपका. इस टेस्ट से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है. यहाँ पे एक रिमार्क डाल देता हूं मैं
या फिर नोट डाल देता हूं। वी हैव ऑलरेडी सीन such an inequality while studying sequences लिमिट थ्योरम्स। जो हम लिमिट थ्योरम्स की बात कर रहे थे, वो लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की थी अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो मोड एक्स पे कन्वर्ट करेगा, रूट एक्स एन रूट एक्स पे कन्वर्ट करेगा। वहां पे हमने ये चीज भी प्रूव की थी कि अगर एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की लिमिट एल है और वो स्ट्रिक्टली लेस देन वन है, तो जो एक्स एन है वो जीरो पे कन्वर्ट करता है, सबसे पहली बात। और अगर आप उसका प्रूफ को थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो आपको ये चीज बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी कि जो सीरीज होगी एन वो आपकी कन्वर्जेंट होगी वहां पे, क्योंकि मोर और लेस ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह दिखने लग जाएगी। अगर मैं इसको और तरीके से लिखूं, अगर इसका दूसरा रिमार्क मैं लिखना चाहूं, दूसरा नोट की तरह अगर मैं लिखूं इसको, तो ये पेन नॉर्मल सेम सही हो गया। अगर एक और नोट की तरह इस चीज को मेंशन किया जाए तो यू कैन ऑब्जर्व दैट an प्लस वन अपॉन an कन्वर्जेस टू l का मतलब होता है an प्लस वन इज इक्वल टू l an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। या फिर मैं इक्वलेंट लिख देता हूं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली an प्लस वन क्या होता है मेरा, l टाइम्स an के इक्वल हो जाता है सर्टेन n के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे a ऑफ m प्लस n देखूंगा तो वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, l की पावर m an के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो बेसिकली अगर मैं समेशन an देख रहा हूँ n रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, तो आपका यहाँ पे एक तो समेशन बन जाएगा वन से n नोट तक an प्लस n नोट से इंफिनिटी an। ये आपका पहला आपका फाइनाइट सम है, ये मेरा फाइनाइट है, और ये मेरा एक जेपी बन जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम इसके प्रूफ में, बस एक रिजल्ट है कि समेशन एन अगर नॉन नेगेटिव सीरीज है और जो उसका रेशियो है एन प्लस वन अपॉन एन, अगर वो एल है तो अगर एल लेस देन वन है तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट होगी, एल ग्रेटर देन वन है तो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होगी, और एल इज इक्वल टू वन है तो मेरा टेस्ट फेल हो जाता है। एक चीज और आप नोट कीजिए, कुछ कुछ बुक्स के अंदर जो रेशियो टेस्ट है वो ऐसा दिया होता है, इसको भी एक नोट की तरह ही लिख देते हैं क्योंकि हर बुक को लिखने का तरीका अलग है। इन सम बुक्स जो एल है उसको लिमिट एन अपॉन एन प्लस वन लिया हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर एल ग्रेटर देन वन है तो समेशन एन कन्वर्ज करेगा, क्योंकि देखिए आप लिमिट उल्टी हो गई है। एल लेस देन वन है तो समेशन एन डाइवर्ज करेगा, और अगर एल इज इक्वल टू वन है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे देख लिया कि ठीक है रेशियो टेस्ट लिखा हुआ और वहां पे तो लिखा हुआ है कि जो लिमिट है वो ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान से ये भी देख लीजिएगा कि जो लिमिट है वो एन अपॉन एन प्लस वन की है। मैंने जो आपको रिजल्ट लिखवाया है वो आपको एन प्लस वन अपॉन एन का लिखवाया है। एन प्लस वन अपॉन एन इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब हम सीक्वेंस में बात कर रहे थे तब हमने इस टाइप की टर्म देखी थी कि अगर एन प्लस वन अपॉन एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है और अगर एल लेस देन वन है तो सीरीज जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो जीरो पे जाती है। तो ये सब कुछ मैं बार बार नहीं लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे रियल एनालिसिस कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, पुराने लेक्चर्स आपको गो थ्रू करने ही पड़ेंगे नए लेक्चर समझने के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले इसी के एनालोगस एक और रिजल्ट है जो कि है रूट टेस्ट। अगेन इसको भी मैंने रेफर किया हुआ था जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे, वहां पे ये था, अगर an is non-negative series and an to the power 1 upon n l पे कन्वर्ट कर रहा है
देन अगर L लेस देन 1 है इसका मतलब होता है an कन्वर्जेंट। अगर L ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है an डाइवर्जेंट। और तीसरा है अगर L इज इक्वल टू 1 आ जाता है इसमें भी तो आपका ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है, फिर भगवानी मालिक आपका। या फिर एक और टेस्ट है रेबेस टेस्ट, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा रेबेस टेस्ट को आप याद रखो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ भी एक टर्म आपने ऊपर नीचे की उसकी जो लिमिट की डेफिनेशन है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे। और मोरलेस जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज से है रिलेटेड है तो या तो इंटीग्रल टेस्ट से हो जाएगा या आपका ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही होगी या रीअरेंजिंग से हो जाएगा या फिर रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट। इन 5 टेस्ट जो अभी तक हमने बात की है इंटीग्रल टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, जनरल टर्म टेस्ट, रीअरेंजमेंट और ज्योमेट्रिक सीरीज, इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जो नॉन नेगेटिव सीरीज से रिलेटेड होगा वो इन्हीं में से किसी एक से बन जाएगा आपका आसानी से। ठीक है, इसके प्रूफ में भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन जाएगी। जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक हिंट दिया है रेशियो टेस्ट के लिए, वैसे ही कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देख लेते हैं अब इनके। एग्जांपल check the convergence of summation n square plus 1 upon 2 to the power n running from 1 to infinity। ये a लगा लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं n running from 1 to infinity n factorial upon 3 की पावर n। ठीक है, इन दोनों की कन्वर्जेंस देखनी है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो टर्म्स हैं ये दिखने में तो लग रहा है कि ठीक है यार शायद डिक्रीजिंग होगी, ऑफ कोर्स प्रूव करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर कि डिक्रीजिंग होगी, बट एक बार के लिए आप एज्यूम भी कर लो कि ये डिक्रीजिंग है तो भी इस चीज का इंटीग्रेशन निकालना x फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना अपने आप में एक टास्क हो जाएगा। या फिर अगर मैं को आप इंटीग्रेशन निकालिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, अब ये 2 की पावर x आ गया नीचे तो इसका इंटीग्रेशन निकालना अपने आप में एक टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको दिमाग कैसे क्या क्लिक होना चाहिए कि भाई देखो ये मेरा इंटीग्रल टेस्ट से तो निकालना बेवकूफी है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा बचता है रीअरेंजमेंट। 1 मिनट के लिए आपका रीअरेंजमेंट बार आ सकता है दिमाग में, तो रीअरेंज करेंगे तो पहले टर्म्स निकालो और उसके बाद रीअरेंज करो। रीअरेंज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब तक आपको इन पर्टिकुलर ना दिया हो कि जैसे आपको 1/2 1/4 नंबर्स में ना दी हो सीरीज, तब तक आप रीअरेंजमेंट की तरफ ग्रुपिंग की तरफ कभी मत जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 इस टाइप से अगर आपको कुछ दिया हुआ है तो शायद ग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट आपके काम आ सकती है, बट जब भी रिकर्सिव तरीके से आपको सीक्वेंस की होती है तो ग्रुपिंग वगैरह आपके काम नहीं आएगी। ये कुछ एक ट्रिक्स है जो आप धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ भी इस क्वेश्चन में क्या लगना चाहिए। तो इंटीग्रल टेस्ट इस तरफ नहीं जा रहा है, उसके अलावा जो ग्रुपिंग है वो वाला टेस्ट इसकी तरफ नहीं जा रहा है। लिमिट कंपैरिजन सोचेंगे तो भाई किससे कंपेयर करें ये नहीं समझ में आएगा कई देर तक तो। ठीक है, उसके अलावा क्या बचता है इसके अंदर, हम सोचेंगे कि जनरल एम टेस्ट, वो तो भाई इसके अंदर फेल हो जाएगा क्योंकि जो पावर्स है वो इसको वैसे ही 0 पे लेके जा रही है, nth टर्म है वो 0 पे लेके जा रही है। तो क्या क्या बच रहा है, रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट। आपके लगा लीजिए 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट के ऊपर ही आते हैं पॉजिटिव टर्म के। कुछ एक आधा इंटीग्रल पे मिल सकता है, एक आधा जनरल एम टेस्ट पे, बट मोर और लेस सारे क्वेश्चन आपके रूट टेस्ट या रेशो टेस्ट से हो जाएंगे। अब रेशो टेस्ट इस पे कैसे लगा सकते हैं ये देखते हैं। an क्या है, n² + 1 अपॉन 2 की पावर n, तो an + 1 अपॉन an क्या हो जाएगा मेरा, n + 1 का होल स्क्वायर + 1 2 की पावर n + 1 2 की पावर n अपॉन n² + 1 2 की पावर n से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 बच गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर + 1
अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो लिमिट है ये 1 पे कन्वर्ट करती है। ये सीक्वेंस की लिमिट में ही आपको समझना पड़ेगा क्यों करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रूव नहीं करूंगा कि इसकी लिमिट 1 पे कन्वर्ट क्यों कर रही है। तो टोटल लिमिट आपकी 1/2 पे कन्वर्ट कर रही है, जो कि लेस देन 1 है। इसका मतलब समेशन an कन्वर्जेंट हो गया। इतना सिंपल सा सवाल था। ठीक है, इसको एक बार के लिए आप सोच सकते हैं कि भाई मैं किससे करूं, इसकी पावर 1/n रूट टेस्ट लगा लूं। ठीक है, मान लीजिए आपने जो an है उस पर लगाया 1 + n² अपॉन 2 की पावर n था, तो an की पावर 1/n किया, यहाँ पे आया आपका 1/2 n² प्लस 1 की पावर 1/n। ठीक है, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिखूं एक सेकंड के लिए, तो n² प्लस n² से हमेशा ये छोटा ही होगा, यानी कि आपका 2 की पावर 1/n इंटू n की पावर 2/n अपॉन 2 से छोटा हो जाएगा। अगर n गोस टू इन्फिनिटी देखेंगे तो ये आपका 1 पे कन्वर्ट करता है, ये भी 1 पे कन्वर्ट करता है, तो इस पूरे की लिमिट 1/2 पे कन्वर्ट करती है, जो कि अगेन लेस देन 1 है। तो समेशन an आपका यहाँ भी कन्वर्ट कर जाएगा। इट इज ऑल अप टू यू कि आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सा टेस्ट क्लिक करता है। ठीक है, कि अगर आपका रेशो टेस्ट से हो रहा है बहुत अच्छी बात है, रूट टेस्ट से हो रहा है वो भी उतना इक्विवेलेंट है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था उसको और देख लेते हैं। क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n। अब देखिए इसके अंदर n फैक्टोरियल की पावर अगर मुझे करनी हो, n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसको अगर आप करने बैठ जाएंगे, n फैक्टोरियल की पावर 1/n क्या होगी, याद आ रहा है, ये सीक्वेंस के अंदर था। जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने एक चीज आपको रेफर की थी, अब सीक्वेंस की एक्सरसाइज लगाइए। थर्ड चैप्टर जो हमारा सीक्वेंस है उसका जो पहला सेक्शन है बार्टल का, उसी के अंदर ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि n फैक्टोरियल की पावर 1/n है, वो चीज आपकी 1 पे कन्वर्ट करती है। और इसको आप बड़े प्यार से स्क्वीज थ्योरम से भी कर पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। ठीक है, चलिए तो इसको इसमें नहीं घुसते, एक बार यहीं पे रहते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, an मेरा क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, an प्लस 1 अपॉन an क्या है आपका, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटू n प्लस 1। ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पे, एज n गोज टू इन्फिनिटी, मतलब ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जो सीरीज होगी n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। आई समझ में। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। समेशन n अपॉन n³ प्लस 1। अगर मुझे इसका देखना, an मेरा क्या है, n अपॉन n³ प्लस 1, या तो आप an की पावर 1/n लगा दीजिए, ये हो जाएगा n की पावर 1/n, 1 प्लस n³ की पावर 1/n, ये आपका छोटा हो जाएगा n की पावर 1/n अपॉन n की पावर 3/n। ठीक है, ये कहाँ कन्वर्ट करेगा इंडिविजुअली, ऊपर वाला भी 1 पे कन्वर्ट कर रहा है और नीचे वाला भी 1 पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से तो आपका नहीं आ पाएगा, राइट, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, ये तो रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि 1 पे कन्वर्ट करेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। an की पावर 1/n मुझे करना हो तो मैं उसमें क्या करूंगा, इट इज n की पावर 1/n अपॉन n³ प्लस 1 की पावर 1/n, n³ प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन ऑलवेज n³ प्लस n³, तो इट इज लेस देन इक्वल टू में
क्या हो जाएगा, n की पावर 1 अपॉन n अपॉन 2 n क्यूब की पावर 1 अपॉन n। एक तो आपका ये बन रहा है, ओके सॉरी ये वाला इससे नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, रूट टेस्ट से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, बट अगर मैं रेशियो टेस्ट लगाऊं यहाँ पे, उससे देखते क्या आता है। n प्लस वन हो जाएगा मेरा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन। तो a ऑफ n प्लस वन अपॉन an की अगर मैं बात करूंगा तो n प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू n अपॉन n क्यूब प्लस वन। अगर आप इसकी लिमिट देखेंगे तो ये वन आएगी, ठीक है। तो लिमिट अगर वन आ रही है तो आप क्या कह सकते हैं, टेस्ट फेल्स। सिमिलरली जब मैं an की पावर 1 अपॉन n कर रहा था तब भी मेरी लिमिट क्या आ रही थी, वन आ रही थी, तो वो एक केस हो गया टेस्ट फेल्स का, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी पेपर के अंदर कि भी जरूरी नहीं है कि ये वाला टेस्ट हमेशा लग जाए। इसको आप कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए खास बात, आपका क्या है समेशन n अपॉन n क्यूब प्लस वन, राइट। अगर मैं fx को ले लूं x अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, राइट। या फिर मैं कह सकता हूं n अपॉन n क्यूब प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर, सॉरी n upon n cube which is less than equal which is nothing but 1 upon n square। तो यानी कि अगर मैं an को n upon n cube plus 1 ले लूं और bn को 1 upon n square ले लूं तो an हमेशा मेरा bn से छोटा है। This implies if bn converges then an converges। इसका क्या मतलब होगा, summation an converges because summation 1 upon n square converges by p test, जो हमने आज ही पढ़ा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इसके अंदर एक रिमार्क और लिख लीजिए, लास्ट रिमार्क है जो, रिमार्क क्या कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल से इस रिमार्क को समझते हैं। मान लीजिए समेशन ऐसा कुछ है आपका 1 प्लस वन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मतलब पहले था 1 अपॉन 2 की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 0, फिर था 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1, फिर है 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2। तो यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे कि अगर a ऑफ 2n माइनस वन देखूंगा मैं तो 1 अपॉन में 2 की पावर n माइनस वन है वो, राइट। ये अगर a1 देखना चाहते हो तो वो 1 अपॉन 2 की पावर 0 है, a3 देखना चाहते हो तो 1 अपॉन 2 है, और अगर मैं a ऑफ 2n देखना चाहूं तो 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस वन है। यानी कि अगर a2 देखना चाहूं तो वो 1 अपॉन 3 की पावर 0 है, a4 देखना चाहूं तो वो 1 अपॉन 3 की पावर 1 है, a6 देखना चाहोगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इस टाइप से चल रहा है। तो यहां से अगर मैं रेशो टेस्ट लगाऊंगा एक बार के लिए an प्लस वन अपॉन an, या फिर मैं n को रिप्लेस कर दूं एक सेकंड के लिए, अगर a ऑफ 2n अपॉन 2n माइनस वन देखूं मैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस वन, वो हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर n माइनस वन। वो आप जानते हैं जीरो पे जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर इस टर्म को देखा जाए a ऑफ 2n प्लस वन अपॉन 2n, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n माइनस वन, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर n माइनस वन, जो कि आपका इंफिनिटी पे जाता है। समझ में आ रही है बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। कि इसके अंदर मैंने क्या किया
कि इवन टर्म बाय ऑड टर्म, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेटिंग टर्म्स ही है और ये भी अल्टरनेटिंग टर्म्स भी है, तो एक साइड से तो अल्टरनेटिंग टर्म मेरा कहां जा रहा है, जीरो पे, पर एक साइड से अल्टरनेटिंग टर्म मेरा जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केसेस को डील करने के लिए हमने सीक्वेंसेस में लिम सुप और लिम इंफ के बारे में पढ़ा था, राइट। ठीक है। तो जो हमारे रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट है उसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं अगेन, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जैम वगैरह के लेवल पे कि आपको लिम सुप लगाना पड़े। बट रेशो टेस्ट क्या कहता है, अगर an प्लस वन अपॉन an, अगर इसका लिम सुप l है और वो लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट। अगर लिम इन्फ ऑफ an प्लस वन अपॉन an वो आपका l है और वो ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। सिमिलरली रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिम सुप an की पावर वन अपॉन n अगर l है और वो लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, और जो लिम इन्फ an की पावर वन अपॉन n अगर l है और वो ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है ऑब्जर्व करने के लिए। लिम इन्फ ही अगर किसी का वन से बड़ा आ रहा है लिमिट में, तो जो लिमिट है वो तो बेचारी वन से बड़ी आनी ही आनी है, तो डाइवर्जेंट का केस बनना ही बनना है। लिम सुप अगर वन से छोटा आ रहा है तो लिम इन्फ भी वन से छोटा ही होगा, ठीक है। लिम इन्फ भी छोटा, लिम सुप भी छोटा, तो जो लिमिट है वो भी मोर और लेस छोटी ही रहेगी वन से, और लिमिट वन से छोटी है तो कन्वर्जेंस का केस आपका वैसे भी बन रहा था। इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है आपका यहीं पे, ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था जहां पे a ऑफ टू एन माइनस वन था वो वन अपॉन में टू की पावर n माइनस वन है, और a ऑफ टू एन है वो वन अपॉन थ्री की पावर n माइनस वन है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे a ऑफ टू एन माइनस वन होल की पावर वन अपॉन टू एन माइनस वन, ऐसे ही लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं an की पावर भी जो भी हमारी टर्म होती है nth टर्म उसकी पावर वन अपॉन n, तो एक a ऑफ टू एन माइनस वन ले रहा हूं तो उसकी पावर वन अपॉन टू एन माइनस वन लेनी पड़ेगी, राइट। तो वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन होल की पावर वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन, ये आप ऑब्जर्व करेंगे वन बाई रूट टू पे जाएगी। और अगर a ऑफ टू एन की पावर वन अपॉन टू एन लेंगे तो वन अपॉन थ्री की पावर n माइनस वन होल की पावर वन अपॉन टू एन, ये आपका वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री पे जाएगा। कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं इसके अंदर, आप चेक करेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस चीज को देख पाएंगे। तो बेसिकली जो लिम सुप रहेगा इन एनी केस वो क्या होगा, वन से छोटा ही होगा। लिम सुप लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आप नॉर्मल रूट टेस्ट लगाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कहते कि सर लिमिट समझ में नहीं आ रही, कभी तो वन बाई रूट टू आ रही है कभी वन बाई रूट थ्री आ रही है, तो लेकिन देवता दोनों के अंदर लिमिट आ तो वन से छोटी ही रही है ना, इंडिविजुअल लिमिट भी तो छोटी ही आ रही है कि भाई ठीक है हर सब सीक्वेंस जो आपने उठाई वो अगर वन से छोटी ही आ रही है तो भी आपका काम बन ही गया। इतना ही समझाना चाहता है आपको रूट टेस्ट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जितना भी मटेरियल आप किसी भी रियल एनालिसिस की बुक में देखेंगे वहां पे ये चीज बस मेंशन की होती है मोर और लेस। कुछ बुक्स में तो मेंशन भी नहीं होता, अगर बाटल में देखेंगे तो वहां पे लिम सुप के डेफिनेशंस में मेंशन भी नहीं करता, और आपके जो बैचलर्स के सिलेबस में है वहां भी काफी यूनिवर्सिटीज में चीज नहीं मेंशन होती है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है बस आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं समझ में आया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको केवल तीन रिजल्ट याद रखने हैं जो हमने आज बात की है। एक था इंटीग्रल टेस्ट जो कहता है कि अगर ए एन आपका किसी एफ ऑफ एन के इक्वल है, एफ आपका कॉन्टिन्यूस है और डिक्रीजिंग है, तो समेशन ए एन कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जिस, ठीक है। और यहाँ पे जो लिमिट अगर यहाँ पे एन नोट से इंफिनिटी है
तो यहाँ पे जो लिमिट है वो n नॉट से इन्फिनिटी ही होगी, क्योंकि अगेन डिक्रीजिंग हो सकता है कुछ सर्टेन टर्म्स के बाद स्टार्ट हुआ हो। ठीक है। दूसरा an प्लस वन अपॉन an, इसकी लिमिट l है, तो इसमें 3 केस, लेस देन 1 कन्वर्जिस, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जिस, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स। तीसरा आपका है an की पावर 1 अपॉन n, इसकी लिमिट l है, लेस देन 1 कन्वर्जिस, इक्वल टू 1 डाइवर्जिस एंड सॉरी ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जिस, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स। ठीक है। ये था आपका अभी तक जो नॉन नेगेटिव सीरीज थी। अगली क्लास में हम अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, कि जहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर पहली टर्म नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उस टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया इनफिनिट सीरीज के बारे में, उसको रिकॉल कर लीजिए कि हमने बात की हुई है जनरल एम टेस्ट की, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट की, ग्रुपिंग की, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए कहीं से भी जैम का पेपर उठा लीजिए, गेट का पेपर उठा लीजिए, नेट का पेपर उठा लीजिए, टीयू एंट्रेंस उठा लीजिए, कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहां पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखता है सीरीज का पॉजिटिव टर्म्स के लिए, उसको उठा के लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने और ग्रुप्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।